Hello everyone, welcome again. In the last video, I already told you about the protein separation method because we are studying the proteomics. So, in the study of proteomics, we are following some procedure step by step, and we are dealing with normal techniques related to these steps and web tools which are related to them. So, in the last video, I already tell you that how we separate the protein sample from for the study of proteomics, and for that we were using one technique that was 2D gel electrophoresis, and there were four web tool method that was Melanie, Carol, Comp 2D gel, and Swiss 2D page. So in this video, I will tell you about the नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल प्रोटीन आफ्टर सेपरेशन. सो आज जो है हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल प्रोटीन आफ्टर सेपरेशन. आई ऑलरेडी टेल यू दैट दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. तो इस स्टेप में हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा एक स्टेप है जिसमें बहुत सारी टेक्निक आप इसमें इंक्लूड करोगे, और साथ ही एक बहुत डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब कि टॉपिक रहेगा. तो इसके साथ डील करने के लिए हम बहुत सारी नॉर्मल टेक्निक यूज़ करते हैं. बेसिकली मैं आपको 7 टेक्निक के बारे में यहाँ पे बताऊँगी. तो आप उसके बाद हम वेब टूल के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारी जो पहली 4 टेक्निक होंगी, दीज आर peptide mass fingerprinting using mass spectrophotometry. Second one is MALDI-TOF and ESI, commonly used. This method is commonly used for identification of the individual protein. And the third one is ICAT, which is used for the separation of two proteomics. If we are studying with the if we are dealing with two proteomics, a sample of two proteins, then we use this process, that is ICAT. And the fourth step is we can't say that it is fourth step. Basically it is fourth technique which is used to identify the individual protein, that is tandem mass spectrophotometry. तो हम ये 4 टेक्निक जो है यूज़ करेंगे. पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग, जिसको हम PMF भी बोलते हैं, माल्डी-टॉफ और ESI, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं. ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन. एंड द थर्ड वन इज़ ICAT, जो कि हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद 2 सैम्पल ऑफ प्रोटीन्स. मतलब अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स के प्रोटीन सैम्पल के साथ, तो हम ICAT की प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ टेंडम मास स्पेक्ट्रोमीट्री, जिसको हम MS/MS भी बोलते हैं. ये एडवांस्ड टेक्निक होती है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की. तो आप यहाँ पे आज की चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि माल्टी-टॉफ जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं. लेकिन सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि माल्टी-टॉफ हो या फिर ESI हो या फिर टेंडम मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो, इन तीनों के लिए आपको पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रोसीजर पता होना चाहिए. तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ आज हम यहाँ पे डील करेंगे. ये वीडियो लंबी हो सकती है और हो सकता है कि इसको 2 पार्ट में बनाया जाए मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को, अगर ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई. तो ये वाला जो है मतलब कि मैं आपको पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग और टेंडम मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और माल्टी-टॉफ ESI जिस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं वो प्रिंसिपल है मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का. तो आज जो है हम ये वाला स्टेप जो है पूरा इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, ओके. तो हम इस पेज पे आ जाते हैं. यहाँ पे हम जो है स्टडी करेंगे. अब ना बस एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखना किस तरीके से मैंने जो डायग्राम है यहाँ पे ये बनाए हुए हैं और किस तरीके से मैं आपको स्टेप में बता रही हूँ. तो एक बार इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, ठीक है. तो आज जो है हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. मैंने माल्टी-टॉफ और ESI-टॉफ लिखा है क्योंकि मैं इनको माल्टी-टॉफ और ESI-टॉफ को आने वाली फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज बोथ दीज आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. तो देखो, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है. आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो. ये डायग्राम मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि एक पाइप की तरह है. मतलब कि पूरा पाइप आप जैसे देखते हो उस तरीके से एक चैम्बर होता है जिसके बीच में होलो स्पेस होता है. तो ये पूरा होलो स्पेस है और दीज आर द वॉल्स ऑफ दिस चैम्बर, ठीक है. तो ये मान लो ऊपर की वॉल है और साइड से इसमें कवरिंग है और ये बीच में होलो स्पेस है. ये पूरी एक ट्यूब की तरह है जो कि यहाँ पे थोड़ी सी टिल्ट पोजिशन में मैंने दिखाई है, ठीक है. तो अब यहाँ पे आप इसको सिलेंड्रिकल शेप में मान लो, जो थोड़ी टिल्टेड फॉर्म में आगे जाके टिल्ट हो जाती है, थोड़ी झुक जाती है. तो यहाँ पे क्या है, आप इस पूरी ट्यूब को 4 चैम्बर में सेपरेट कर लो. फर्स्ट चैम्बर जो मैंने इस ग्रीन लाइन से पहले दिखाया है,
ये वाला चैम्बर मेरा रहेगा सैम्पलिंग पोर्ट, यहाँ पे मैं अपने सैंपल को लोड करूँगी। अगर आपने कभी क्रोमेटोग्राफी को स्टडी किया होगा, वैसे तो मैं अपने चैनल पर उसको करवाऊँगी, बट अगर आपने कभी पढ़ा है क्रोमेटोग्राफी तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम प्योरीफिकेशन के लिए किसी चैम्बर को यूज़ करते हैं, उसको हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जब हम पढ़ते हैं, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। तो जब हम क्रोमेटोग्राफी कॉलम वाली पढ़ते हैं तो उसमें हम एक कॉलम लेते हैं और कॉलम के अंदर ही हम अपने सैंपल को फिल करते हैं। तो उसकी वॉल्स को भी मतलब एक कॉलम की तरह, एक ट्यूब की तरह उसकी वॉल्स होती हैं। तो उसी तरीके से ये है, वहाँ पे भी हम अपना सैंपल डालते हैं, जिसके लिए हम ऊपर से सैंपल को डालते हैं, वो कैपिलरी एक्शन से नीचे की तरफ, ग्रेविटिक एक्शन से नीचे की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रंट में जो हमारा ये है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला फर्स्ट जो हमारा रहेगा, तो ये वाले सैंपल को हम बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा चैम्बर है। ये हमारा फर्स्ट चैम्बर रहेगा जो कि हमारा सैम्पलिंग पोर्ट का है। यहाँ पे हम अपना सैंपल डालेंगे। सैंपल हमारा लिक्विड भी हो सकता है, हमारा गैस भी हो सकता है और हमारा सॉलिड पोर्शन भी हो सकता है जो कि हमारा सैंपल होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हम जब भी सैंपल डालेंगे मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ गैशियस फॉर्म के साथ डील करता है। इसीलिए अगर हमने सॉलिड सैंपल लिया है, लिक्विड सैंपल लिया है, देन इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अस टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स वेपर फॉर्म। तो हम उसको क्या करेंगे, उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक हीटिंग कॉयल लगाते हैं इस चैम्बर में, और यहाँ पे इसको हम सोर्स बोल देते हैं। इस चैम्बर को, सैम्पलिंग पोर्ट को सोर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपना जो सैंपल फीड करवाते हैं वो इसके लिए एक सोर्स, मतलब वहाँ पे ये एक सोर्स की तरह काम करता है। फर्दर जो भी होगी चीज़ें उनको ये जो है सैंपल प्रोवाइड करवाएगा। तो ये एक सैम्पलिंग पोर्ट है जो कि हमारा फर्स्ट चैम्बर है। टोटली इस ट्यूब में 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट चैम्बर है हमारा सैम्पलिंग पोर्ट, यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगी होती है। अगर हमने डायरेक्ट गैस जो है वो हमारा सैंपल है तो हमें ज़रूरत नहीं है हीटिंग कॉइल की। लेकिन अगर हम अपना सॉलिड या लिक्विड डाल रहे हैं तो उसको वेपराइज करने के लिए हमें हीटिंग कॉइल की यहाँ पर ज़रूरत होती है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से एक चैम्बर को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर है और यहाँ पे भी ग्रीन एक इलेक्ट्रोड लगा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मतलब एक पूरा चैम्बर मैंने बनाया है। सैंपल यहाँ से गया, सैंपल हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑफ कोर्स प्रोटीन होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोटियोमिक्स को डील कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे सैंपल क्या होगा, प्रोटीन्स होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी होगा वो स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट में वो हमारा क्या होगा, गैशियस होगा, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग कॉइल है। तो जब वो गैसियस फॉर्म में यहाँ पे गया, मान लो मैंने अपने सैंपल को एम फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे सैंपल का एम फॉर्म मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और इस चैम्बर में मेरे पास, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन चैम्बर। मतलब हम जब अपने सैंपल को यहाँ पे दे रहे हैं तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारा सैंपल एक तो गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा वो आयनाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है जो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब कि यहाँ पे डालती रहती है कंटिन्यू। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं। अब जैसे सैंपल यहाँ से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन उस पर स्ट्राइक करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सैंपल के जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड होंगे और वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन गन से निकला है और जो इलेक्ट्रॉन सैंपल से निकला है, तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन चैम्बर, आयनाइजेशन चैम्बर। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लगा रखा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन कलेक्टर टू कलेक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू ब्रेक द चेन, ताकि ब्रेक हो सके चेन अगर ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लग गए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सैंपल था। सैंपल से जब मैंने इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन रिमूव निकाला, तो इस सैंपल से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे एम पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन से आने वाला था जिसने स्ट्राइक किया था, और एक इस सैंपल से निकलने वाला है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल जाएंगे। अब ये वाला जो एम पॉजिटिव है, ये वाला सैंपल का आयनाइज्ड पार्ट है, ये आयनाइज्ड पार्ट होना ज़रूरी है। अभी हमारे थर्ड स्टेप की तरफ जाएगा, मतलब हमारे थर्ड चैम्बर में जाएगा। थर्ड चैम्बर जो है हमारा, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड जो हैं ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो हमारा आयनाइज्ड चैम्बर से हमारा सैंपल आयनाइज्ड होकर निकला है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारे सैंपल पर था, तो डेफिनेटली हम स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज ही अपने इलेक्ट्रोड को देंगे ताकि ये दोनों रिपेल हो सकें। और ये जो पॉजिटिव चार्ज का सैंपल अब आया है, ये एक तरह से सेंटर में आ सके, हमारी इस पाथ को फॉलो कर सके, जो हमारी इसकी डायरेक्शन हम इसको बनाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ताकि आगे की तरफ मूव करे।
उसके बाद हम नेगेटिव लगाएंगे, हम डबल नेगेटिव लगाएंगे, ताकि हमारा जो ये चार्ज सैंपल है ये कंटिन्यू मूव करता रहे एक सेम डायरेक्शन में, आगे की तरफ ये प्रोसीड करता रहे। उसके बाद लास्ट जो हमारा चैम्बर होगा, ये चैम्बर जो टिल्टेड फॉर्म में मैंने लगाया है, ये चैम्बर जो है हमारा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट को लगाया जिसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर ये इसकी वजह से प्रोवाइड करवाएंगे। ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रहा था, ये इलेक्ट्रोड लगे हुए थे जो डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहे थे। यहाँ पर अब हमारा सैंपल जो है वो आ गया है एम पॉजिटिव वाला, तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया। वो क्या करेगा, वो हमारे सैंपल को जो एम पॉजिटिव पीछे से आ रही हैं, डिफरेंट साइज़ की आ रही हैं जो सैंपल के मॉलिक्यूल, उनको क्या कर देगा, फ्रेगमेंट कर देगा। यानी हमारे पास लास्ट में स्टार्टिंग में एक मॉलिक्यूल आया था प्रोटीन का, उसको उसने फ्रेगमेंट कर दिया, जिसकी वजह से कुछ फ्रेगमेंट बड़े साइज़ के हो गए, कुछ छोटे साइज़ के हो गए। तो ये वाले फ्रेगमेंट जो हैं अब हमें इस वाले चैम्बर में, जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस मैग्नेट, यू कैन सी दिस इज द मैग्नेट, एंड इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन सैंपल जो पीछे से आयनाइज होकर आया था वो फ्रेगमेंटाइज्ड हो गया है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट उसके बन गए हैं जो कि डिफरेंट साइज़ के हैं। अब ये आयनाइज्ड फ्रेगमेंट जो बनी है, यहाँ पे हमने लास्ट में डिटेक्टर लगाया है, तो ये आयनाइज्ड फ्रेगमेंट अब उस पर टकराना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का साइज़ बड़ा होगा वो उतनी जल्दी यहाँ पर डिटेक्टर पर टकराएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेंगे, जो कि अगर हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल पाथ एक ऐसा पाथ होता है जिसमें आप एक किसी हाइट पर खड़े हो और अगर वहाँ से आप किसी चीज़ को फेंकते हो तो वो एक जिस तरीके का सर्कल बनाती है, हाफ सर्कल बनाती है, नीचे की तरफ मूव करती है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से ये यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, डिटेक्टर पर स्ट्राइक करना स्टार्ट करेंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा बड़े साइज़ का वो छोटा पाथ बनाएगा, छोटा पैराबोलिक पाथ बनाएगा, तो वो सबसे पहले टकराएगा, और जो छोटा होगा साइज़ में सबसे लास्ट में टकराएगा, जिसकी वजह से हम डिटेक्टर पर पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे जो मतलब कि जो हमारे प्रोटीन के सैंपल हैं वो किस तरीके से टकरा रही हैं, और जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रोटीन के सैंपल का साइज़ क्या है और वो किस तरीके से प्रोटीन का सैंपल हमारा, मतलब कि यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जो बड़ी प्रोटीन होगी, बड़ा प्रोटीन सैंपल होगा वो हमें अलग मिल जाएगा, जो छोटा होगा वो अलग मिल जाएगा, जिसकी जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होगी उसी अकॉर्डिंग वो हमें मिल जाएंगे। डिटेक्टर में डायनोइड्स भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये वाला स्टेप जो है मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, साथ ही मैं एक बार डिटेल में आपको पूरा भी बता दूंगी ताकि एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं आपको।